नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके इस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला समाचार अनाज या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक समय था 1980 से पहले का, हमारे यहाँ खाने का अनाज भी विदेशों से मंगाना पड़ता था काफ़ी मात्रा में। आज नहीं मंगाते ऐसा नहीं है, आज भी मंगाते हैं, लेकिन उस वक्त ये बहुत समस्या थी। शायद आप लोगों ने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, लाल गेहूँ, इस प्रकार के गेहूँ भारत में विदेशों से आते थे और वह खाए जाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थे, फिर भी वह आता था। आज जिस विषय पर मैं कहने जा रहा हूँ वो है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के बारे में। जैसे ही हमारी ये समस्या हल हुई, उसमें ये उर्वरकों का बहुत बड़ा रोल है। फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो भारत में बढ़ने लगा, उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उत्पादन भी बढ़ा। मैं आपको 1981-82 का एक फिगर दे रहा हूँ। उस वक्त उर्वरक जो देश में खपते थे, उपयोग किए जाते थे, उसकी 60 लाख टन इतना उपयोग होता था, लेकिन इससे उत्पादन कितना था? 41 लाख टन का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और उस वक्त हमारा जो इंपोर्ट था वो 20 लाख टन था। अब देखिए, जैसे ही बदला समय 2005-2006 में उर्वरक का उपयोग, फर्टिलाइजर्स का उपयोग 203 लाख टन हुआ और उत्पादन हुआ 156 लाख टन। फिर भी हमारी इंपोर्ट वाला जो मामला है वो 53 लाख टन हुआ। 2021-22 यानी काफ़ी समय के बाद हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का उपयोग 325 लाख टन जितना बढ़ा और उत्पादन भी वैसे ही बढ़ा, 185 लाख टन का उत्पादन भारत में बढ़ा। लेकिन आयात भी 108 लाख टन हुआ। जो अभी का विषय है 2023-24 का जो डेटा आया है मेरे पास, उसमें 306 लाख टन के उर्वरकों का उपयोग हुआ और उसमें से 219 उत्पादन मिला है लाख टन। खेती का उत्पादन जो है 219 लाख टन मिला। फिर भी आयात तो हमें करना पड़ा 91 लाख टन। यानी अभी हम वैसे अनाज के बारे में समृद्ध है, लेकिन कुछ पल्सेस के बारे में आज भी ऐसा होता है कि हमें उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते। आज मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं कभी इंग्लिश में भी बात करता हूँ, कभी मैं गुजराती में बोलता हूँ, कभी मराठी में भी बोल सकता हूँ। यानी भाषा हमारे लिए कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए, हम सामाजिक व्यक्ति बने, इसके लिए भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना भाषा के हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। फेस एक्सप्रेशन से नहीं, भाषा तो हमें चाहिए। इसलिए लाखों भाषाएं इस विश्व में है। जैसे भारत में भी जो भाषाओं की संख्या है वो 453 लैंग्वेजेस है, लेकिन इन सारी भाषाओं में से कई भाषाएं लुप्त हो गई है। जैसे हमारे यहाँ कच्छी भाषा है। ऐसा कहा जाता था कि पहले वो लिखने वाली और बोलने वाली भाषा थी, लेकिन अभी लिखने वाली तो लुप्त हो गई। अब सिर्फ बोलने वाली वो कच्छी भाषा है, ऐसा है। देखिए, इंडोनेशिया में कुल मिलाकर 710 भाषाएं हैं और 710 भाषा में कितने राज्य में अलग अलग भाषा, जैसे हमारे यहाँ जितने राज्य है उतने करीब उतनी भाषा ही राज्य की है ही। इंडोनेशिया में 710 भाषाओं की संख्या है
नाइजीरिया में 530 है। उसके बाद में भारत का नंबर आता है 453। चीन में 306 भाषाएं हैं। मेक्सिको में 293 भाषाएं हैं। अमेरिका में 236 भाषाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया में 224 भाषाएं हैं। ब्राज़ील में 222। भारत का तो मैंने आपको बताया। यानी इन भाषाओं के बिना हम सब निरर्थक है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी भाषाएं लुप्त हो रही है, वो ठीक नहीं, गलत नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में एक मोडी भाषा थी जो सिर्फ लिखने की भाषा थी, बोलने की नहीं थी, लेकिन आजकल वो भी लिखने में भी लुप्त हो गई है। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं। एक गर्व का विषय है। हम शायद ही जानते होंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसमें अंग्रेजी में हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हैं और जिन्होंने नामना मिली है उनको, और वो खूब प्रख्यात, जानते हैं सब लोग उनको, इस प्रकार के लोग हैं। उनका विशेषता ये रहा है कि तंत्र विज्ञान और व्यवसाय, इन विषय और ऐसे अन्य विषयों पर भी वो प्रभुत्व रखते हैं। हमारे भारतीय वंशज है, इसलिए हमें उसका गर्व है। तो ऐसे सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो उसका करीब 3146 अरब डॉलर का बिजनेस है। यानी इतनी बड़ी कंपनी को संभालने वाला सत्य नाडेला वो भारतीय वंशज है। सुंदर पिचाई करके है, वो अल्फाबेट करके कंपनी है जिसका व्यवहार 2107 अरब डॉलर का है और वो भारतीय है और वह इस कंपनी को संभालते हैं। नील मोहन हम लोग सब जानते हैं। जैसे मैं भी वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ, अभी ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। उस यूट्यूब का संभालने वाले जो भारतीय CEO है, उनका नाम है नील मोहन। और इस यूट्यूब का जो मूल्य है वो 453 अरब डॉलर है। थॉमसन कुरियन जो गूगल क्लाउड का बिजनेस संभालते हैं, वो 353 अरब डॉलर की कंपनी है। शांतनु नारायण, आपने शायद सुना होगा, एडोबी इस प्रकार की कंपनी जिसका 231 अरब डॉलर का बिजनेस है। संजीव लांबा, आप जानते हैं लिंडे, जिसमें भारत में भी उनकी कई ब्रांचेस है। ऐसी लिंडी कंपनी के संजीव लांबा CEO है, उसकी 222 अरब डॉलर की कंपनी है। अरविंद कृष्ण, आपने शायद ये कंपनी का नाम सुना होगा, जानते हैं सब, IBM, उस कंपनी के ये CEO है और 208 अरब डॉलर का ये कंपनी का मूल्य है। आगे बढ़ते हैं। कुछ अच्छे समाचार, कुछ बुरे समाचार। अभी जो समाचार था वो अच्छा था, लेकिन एक बुरा समाचार अभी मैं आपको कहने जा रहा हूँ। देश में कई राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और कुछ वित्तीय संस्थाएं काम करती है। उसमें अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, यानी कुछ 9 महीने में करीब 86 ऐसी संस्थाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैंक वित्तीय संस्थाओं, 86 ऐसी, जिनके जो डूबा पैसा है वो 837 करोड़ का डूबा हुआ पैसा है। इन 9 महीने में 837 करोड़ डूबे। लेकिन ये केसेस कितने थे? 9462 केसेस थे जिसमें ये पैसा डूबा है। लेकिन ध्यान रहे, बजट में निर्मला सीतारामन जी ने ये सब बातें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में कही। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो घट रही है, इसलिए सिर्फ 837 करोड़ का ही पैसा डूबा है। लेकिन इसके पहले इसमें और एक बात जो मैं कहने भूल गया कि ये जो सारी 837 करोड़ वाला 9462 केसेस है, ये सारे केसेस डूबी हुई रकम 1 लाख से ऊपर है।
यानी 1 लाख से कम वाली रकम और भी है, इसका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम 2019 में देखें तो जो पैसा डूबा था वो 33,757 करोड़ रुपया डूबा था। 2023-24 में 4,224 करोड़ डूबा, और इसीलिए अभी निर्मला सीतारमण जी कह रही है धीरे धीरे घट रहा है। और आज की तारीख में ये 9 महीने में 36 बैंकों का 837 करोड़, यानी अच्छी स्थिति वैसे है, लेकिन पैसा डूबा ये ठीक नहीं है। पैसा नहीं डूबना चाहिए, ये हम मानते हैं। कुछ बैंकों के नाम मैं बताता हूँ। कुछ अच्छी बैंक भी है, उन बैंकों के बारे में, जैसे कॉरपोरेशन बैंक, उसका पैसा डूबता ही नहीं है। तो ऐसी बैंक्स भी है जो भारतीय भी है और विदेशी बैंक भी है कि जिनका पैसा डूबा ही नहीं। लेकिन जो डूबा है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है HDFC बैंक, उसके 2030 केसेस है जिसमें 70 करोड़ रुपए डूबे। ICICI बैंक, हम जानते हैं सारी बैंकों को, 1736 केस है जिसमें 82 करोड़ रुपए डूबे। इंडसइंड बैंक, जिनके 535 केसेस में 83 करोड़ रुपए डूबे। अब जानते हैं हम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकारी बैंक है, फिर भी उसमें 367 यानी 367 केसेस में 40 करोड़ डूबे। वैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो विदेशी बैंक है, उस विदेशी बैंक ने भी पैसे डूबे हैं, ऐसा है। लेकिन उसका अगर संख्या हम देखते हैं तो मिलता है हमें 386 केसेस, 386 केसेस, 37 करोड़ रुपए डूबे हैं। आगे बढ़ते, एक इंटरेस्टिंग विषय, आपको अच्छा लगेगा इस विषय को सुनने में, कि किसी गाय का वजन 1101 किलो हो सकता है क्या? है। अभी चित्र मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो चित्र दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि इतना वजन वाली गौ के बारे में कभी हमने सुना नहीं। ये भारतीय गाय है, नेल्लोर जाति की है, इसे वियेटिना 19 ऐसा कहा जाता है। तो ये गाय भारतीय है। इस प्रकार की गायों का वजन जो है वो आधा है बाकी गायों का, लेकिन ये एक गाय ऐसी है कि जिसका वजन इतना हुआ। तो स्वाभाविक है उसे बेचा गया, तो ब्राज़ील में बेचा गया, तो उस एक गाय की कीमत 40 करोड़ रुपया हुई। तो इस प्रकार से आज के समाचार को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आभार, थैंक यू।